तनाव देखो, अब कल हम लोग पढ़े थे शंट। शंट क्या था आपका? तो शंट आपका लो रेजिस्टेंस वायर है जिसे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ा जाता है। उसका काम क्या है? तो वह गैल्वेनोमीटर को स्ट्रॉन्ग करंट से प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करंट से प्रोटेक्ट करता है। और अभी भी आपका एक क्वेश्चन भी आया था कि शंट के 2-3 यूज को लिखें। शंट के 2-3 यूज को लिखें। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। दूसरा ये कहता है कि जब हम किसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट को जोड़ते हैं तो वो अमीटर बन जाता है, वो आपका अमीटर बन जाता है। तीसरा क्या होता है? इट इंक्रीजेज रेंज ऑफ अमीटर, कि ये जो है रेंज ऑफ अमीटर को बढ़ा देता है। जैसे जितने भी अमीटर मिलते हैं कि चलो ये 5 एम्पियर करंट तक माप सकता है, कोई आपको मिलेगा कि नहीं ये 10 एम्पियर करंट तक माप सकता है, तो रेंज में हम इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हुआ आपका शंट। ना देखें, इसके बाद आपका आता है अमीटर। अमीटर क्या है? तो अमीटर आपका एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, विच इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। क्लियर? तो इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, कि इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट it is an electrical instrument which is used to measure electric current in the circuit, कहता है यह एक विद्युतीय यंत्र है, यह एक विद्युतीय यंत्र है जिसका उपयोग विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। क्लियर? अब ये किस तरीके से जुड़ा रहता है सर्किट में? तो कहता है इट इज ज्वाइंट इन सीरीज, कि इट इज ज्वाइंट इन सीरीज इन सर्किट, कि यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। और तीसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, तनाव देखो, ये अब आपका तीसरा पॉइंट आएगा। सबसे पहला पॉइंट हुआ कि यह एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किया जाता है। दूसरा आपका है कि यह किस तरीके से जुड़ा रहता है। तो जहाँ भी आपको करंट निकालने के लिए बोल रहा है, कहीं पर भी अगर रीडिंग बोलता है तो ये डायरेक्ट आपका, जैसे ये सर्किट आ रहा है, यहाँ पर यह अमीटर जुड़ा हुआ है, तो ये जब भी जुड़ता है तो ये सीरीज में जुड़ता है। अमीटर आपका सीरीज में जुड़ता है और सीरीज में ही आपको वैल्यू बताता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब व्हेन ए शंट इज ज्वाइंट इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। तो ना देखो, तीसरा पॉइंट हम बोले कि व्हेन ए शंट इज ज्वाइंट इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर इट इज कन्वर्टेड इनटू अमीटर, कि जब किसी शंट को गैल्वेनोमीटर के
गैल्वेनोमीटर के समानांतर 7 समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो यह आमीटर बन जाता है, तो यह आमीटर बन जाता है। और इसका ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, दोनों पूछा गया है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में पूछा गया है, ये भी आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर के साथ किस तरीके से आप जोड़ते हो ताकि वो अमीटर बन जाता है, या हम गैल्वेनोमीटर के साथ किस तरीके से जोड़ते हैं तो वो वोल्टमीटर बन जाता है, वोल्ट मीटर बन जाता है। तो ये भी आपका 2 मार्क्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बाकी बात आती है, जैसे आप देखो यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर है, हम क्या कर रहे हैं, हम इसके पैरेलल में एक शंट को जोड़ देते हैं। यहाँ से करंट कितना चला, आई, कल भी हम लोग बनाए थे, ये हो गया आई जी, शंट में कितना करंट जा रहा है, आई एस। और दोनों का वैल्यू भी हम निकाले थे कि दोनों का वैल्यू कितना आता है, तो दोनों का वैल्यू आपको आई एस, करंट थ्रू शंट, तो करंट थ्रू शंट आया था आई इंटू जी बाय एस प्लस जी। और इसी तरीके से जब हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट निकालते हैं तो ये आपका आता है आई इंटू एस बाय एस प्लस जी। तो यही 2 इक्वेशन हमें इसमें भी प्राप्त होता है। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है कि आमीटर है क्या। तो आमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है कि यह सर्किट में किस प्रकार जुड़ा होता है। तो यह सर्किट में सीरीज में जुड़ा रहता है, यह सर्किट में सीरीज में जुड़ा रहता है। और तीसरा पॉइंट इसका महत्वपूर्ण है कि जब हम शंट क्या है, लो रेजिस्टेंस वायर है, तो लो रेजिस्टेंस वायर को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ते हैं तो यह आमीटर बन जाता है, तो यह आमीटर बन जाता है। चलिए इसको लिखिए, राइट करें। तो ना देखो वोल्टमीटर भी क्या है आपका, तो यह एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग किस लिए करते हैं, सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज को मापते हैं। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। तो कहता है इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, कि वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, कि यह एक विद्युतीय यंत्र है, यह एक विद्युतीय यंत्र है जिसका उपयोग परिपथ के अक्रॉस वोल्टेज मापने के लिए, परिपथ के अक्रॉस वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है, परिपथ के अक्रॉस वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। अब ये कहता है कि ये सर्किट में किस तरीके से जुड़ा होता है, तो ये आपका पैरेलल में जुड़ा होता है, कि जिसके भी अक्रॉस, जिस पॉइंट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वोल्टेज चाहिए, उस 2 पॉइंट को इंड बना के हम जोड़ देते हैं, वो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता देता है। क्लियर? तो ये आपका हुआ, ये परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है, तो ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शंट आमीटर सीरीज में जुड़ा रहता है और वोल्टमीटर पैरेलल में जुड़ा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हाई रेजिस्टेंस वायर को, कि व्हेन ए हाई रेजिस्टेंस वायर इज joined in series with galvanometer, then it is converted into वोल्टमीटर। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है।
कि जब एक उच्च प्रतिरोध तार को, जब एक उच्च प्रतिरोध वाले तार को गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में, गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो वह वोल्ट मीटर बन जाता है, तो वह वोल्ट मीटर बन जाता है। क्लियर? उसमें हम लोग शंट को जोड़ते थे, आमीटर में शंट को जोड़ते थे, पैरेलल में जोड़ते थे। यहाँ पर शंट क्या है? लो रेजिस्टेंस वायर, और यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस वायर को सीरीज में जोड़ते हैं, हाई रेजिस्टेंस वायर को सीरीज में जोड़ते हैं, तो ये क्या बनता है? आपका वोल्ट मीटर बन जाता है। अब जैसे देखो यहाँ पर ये आपका गैल्वेनोमीटर है जी, और ये आपका एक हाई रेजिस्टेंस वायर है। चलिए, हाई रेजिस्टेंस वायर है जिसका कितना हो गया? रेजिस्टेंस, और यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है, और जब इसी को हम 2 पॉइंट बना के सर्किट में जोड़ देते हैं तो ये कैसे वर्क करेगा? तो ये आपका वोल्ट मीटर की तरह वर्क करता है। और ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। तो ये आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर और ये रेजिस्टेंस दोनों किस में है? दोनों सीरीज में है। तो दोनों अगर सीरीज में है तो ये आपका बन जाएगा G प्लस R। तो V इज इक्वल टू आई जी प्लस आर। फिर जिसका भी वैल्यू आपको निकालना है, G दिया हुआ है, R दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो वोल्ट मीटर का वैल्यू निकाल सकते हैं। या अगर आपको सब कुछ दे के रजिस्टेंस ही पूछ दिया तो हम रजिस्टेंस का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ गए? तो ये आपका हो गया वोल्ट मीटर। कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें भी कि ये सर्किट में पैरेलल जुड़ा रहता है, आमीटर सर्किट में सीरीज जुड़ा रहता है। जब लो रेजिस्टेंस वायर को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ते हैं तो वह आमीटर बन जाता है, और जब हाई रेजिस्टेंस वायर को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ते हैं तो यह वोल्ट मीटर बन जाता है। क्लियर? तो ये था आपका शंट, आमीटर और वोल्ट मीटर। तो चलिए यहाँ तक लिखें अच्छी तरीके से। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो पीछे हम लोग पढ़े हैं उस पर आधारित कि टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर कैरिंग current of 8 ampere and 5 ampere in one direction. Calculate nature and magnitude of force acting between them। मतलब हुआ कि दो लंबा और समानांतर तार में एक ही दिशा में एक ही दिशा में 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की धारा 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। दोनों तार के बीच लगने वाले बल की प्रकृति और परिमाण ज्ञात करें। When distance between
व्हेन डिस्टेंस बिटवीन वायर इज 4 सेंटीमीटर, ज्ञात करें जब दोनों तार के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वायर है आपका, 2 वायर है, दोनों पैरेलल है, कि ये आपका 2 पैरेलल वायर है। चलिए इसमें पहला में करंट कितना फ्लो कर रहा है? 8 एम्पियर। दूसरे में करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। और दोनों के बीच का डिस्टेंस r बराबर आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो सारा डाटा किस में लेना है? एसआई यूनिट में। और अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर, कि करंट अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है तो नेचर कैसा होता है? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव नेचर होता है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती है। और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो दोनों एक दूसरे को विकर्षित करती है, रिपल्सिव नेचर देता है। और इसका फार्मूला होता है आपका कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, कि ये आपने निकाला हुआ है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका फार्मूला था μ0/4 पाई 2I1 इंटू I2 बटे क्या होता है? R। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम इसका वैल्यू पुट करें तो μ0 का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7/4 पाई। ये आपका हो गया इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5/4 इंटू 10⁻⁻2। ये आपका 4 पाई कैंसिल। ये आप देखें ये भी 4 से 8 कैंसिल, तो ये आपको निकल गया 2 इंटू 2 4 इंटू 5, ये हो गया 20। और अगर आप पावर का कैलकुलेशन देखें तो ये अगर -2 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके क्या होगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ -7 है, +2 है, तो ये यहाँ पर आपको बच जाएगा -5 न्यूटन। हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। अगर हमें नेचर का बात कर रहा है तो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो नेचर क्या हो जाएगा? नेचर होगा अट्रैक्टिव, नेचर होगा अट्रैक्टिव। क्लियर? अब अगर इसके बाद जैसे यहाँ पर हमें लेंथ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या निकाले कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर हमें बोल देता है कि नहीं 10 सेंटीमीटर वायर पर कितना फोर्स लगेगा, बात समझ गए? तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लेंगे कि फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर ऑफ वायर। क्लियर? इसका मतलब हुआ तार के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल। तो जब आप F/L निकाले तो F/L कितना आया? 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। क्लियर? और यहाँ से अगर हम F निकालें तो F बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻4 इंटू L न्यूटन। L आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो L आपको 10 सेंटीमीटर दिया, तो L बराबर आप कितना लोगे? इसे 0.1 मीटर। तो ये आपका हो गया 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.1, तो कितना हो जाएगा? 0.2। तो ये आपका निकल जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। मतलब जितना भी लंबाई आप दिया हुआ है आप इक्वेशन में पहले भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन में बाद में भी पुट कर सकते हैं। अगर हम पहले पुट करें तो डायरेक्ट F बराबर क्या हो जाएगा? L से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे हमने क्या किया कि फोर्स निकाला, फिर हमने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों स्थिति में अगर आपको लेंथ दिया हुआ है तो लेंथ पे फोर्स इस तरीके से निकालेंगे, और अगर आप कि डायरेक्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर बोलता है कि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल आपका हुआ 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। क्लियर? तो चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन। और बाकी एक ही चीज़ याद रखना है कि अगर आपका ये करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो नेचर कैसा होगा? नेचर अट्रैक्टिव होता है। और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव होगा ना। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का नहीं है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था कि दो वायर के बीच कितना फोर्स लगेगा। एक क्वेश्चन बना लो ना, देखो यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन बनाने के बाद ऑफ करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें यहाँ पर, ये आपका एक रेक्टेंगुलर लूप है और ये आपको दे रहा है कि चलिए इस तरीके से कि ये यहाँ पर करंट आपका फ्लो कर रहा है, चलो 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। ये अगर लूप है तो ये इस तरीके से 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है। चलिए रेक्टेंगुलर वायर का लूप बना हुआ है, यहाँ पर एक दूसरा वायर है और इस दूसरे वायर में करंट आपका फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। तो चलिए ये आपका हो गया I1, ये क्या हो गया I2, I2। ये डिस्टेंस चलिए आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, बात समझ गए। और यहाँ पर ये आपको कहेगा फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ, फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ऑफ वायर PQ, कि ये जो PQ वायर है इस पर कितना फोर्स लगेगा। अब आप देखो यहाँ पर अगर गौर करें तो ये दो वायर पैरेलल को देखना है, परपेंडिकुलर को नहीं। परपेंडिकुलर वायर के द्वारा कोई फोर्स नहीं लगेगा, बात समझ गए। अब दूसरी बात आती है, जब हम पैरेलल का बात करें तो ये यहाँ पर, ये वायर यहाँ पर फोर्स लगाएगा, यस या नो। नेचर कैसा होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एट्रैक्टिव। तो इसका मतलब पहला जो फोर्स आपको मिल रहा है वो पहला फोर्स कैसा है, एट्रैक्टिव। तो चलिए ये हो गया F1, ये आपको कैसा मिला, तो चलिए एट्रैक्टिव, ATTR, तो एट्रैक्टिव हो गया। अब यहाँ पर ये वायर भी तो यहाँ पर फोर्स लगाएगा, तो ये वायर क्या है, ये इधर जा रहा है तो वो उधर जा रहा है, अब कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। तो ये यहाँ पर जो आपको F2 मिलेगा, ये F2 क्या मिल गया, तो ये मिल गया रिपल्सिव। मतलब कि दोनों वायर फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन एक एट्रैक्टिव दे रहा है, दूसरा कौन सा दे रहा है, दूसरा आपको रिपल्सिव नेचर का दे रहा है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा कि देयरफॉर नेट फोर्स, पहले से इस वायर के बीच की दूरी को चलिए हम लोग ले लेते हैं R1 और ये कितना हो जाएगा 0.2 मीटर, और दूसरा जो वायर है उसका डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये R2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर और ये हो गया 0.3 मीटर, सही है। अब जो नेट फोर्स अपना निकलेगा तो नेट फोर्स को हम लोग आराम से लिख देंगे F1 माइनस F2। F1 माइनस F2 क्यों लेंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि एक आपका एट्रैक्टिव है तो दूसरा क्या है, रिपल्सिव है। हमने एट्रैक्टिव को ज़्यादा माना है, एट्रैक्टिव को ज़्यादा माना। ऐसे भी अगर आप सोचें, बाकी सारा मैग्नीट्यूड बराबर है, I1 I2 बराबर है, R आपका अलग अलग है। तो R जो है छोटा, नीचे वाले वायर के लिए ही R का डिस्टेंस छोटा है। अगर छोटे से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट बड़ा होगा। तो F1 माइनस F2 करेंगे तो उम्मीद है रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और नेट नेचर किधर हो जाएगा, तो नेट नेचर एट्रैक्टिव होगा। अब दोनों का फार्मूला लिखते हैं। पहला का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ कहता है तो F/L, ये आपका हो गया μ0/4π, ये आपका होता है 2I1 × I2 बटा क्या होगा, डिस्टेंस R1, डिस्टेंस R1 अगेन माइनस μ0/4π, ये हो गया 2I1 × I2 बटा क्या हो जाएगा R2। सारा कॉमन निकाल लीजिए, ये हो गया μ0/4π 2I1 × I2, पूरा कॉमन आ जाएगा। आपको बच गया 1/R1 माइनस क्या बचा 1/R2। क्लियर, सारा वैल्यू पुट कीजिए। μ0 का वैल्यू
म्यू नॉट का वैल्यू होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बाय क्या होगा, बाय 4 पाई इंटू 2। I1 का वैल्यू 10 एम्पियर, I2 का वैल्यू 5 एम्पियर, ये आपका हो गया 1/R1 0.2 माइनस 0.3, इसको भी चाहे तो आप 10/2, ये आपका 10/3। चलो ये कैंसिल, इधर कितना बचा 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 5, तो ये हो गया 100, 100 इंटू कितना होगा 10⁻⁻7। इधर एलसीएम कितना होगा 6, एलसीएम हो गया 6, इधर कितना बचेगा 3, 30, माइनस कितना होगा 30 माइनस 20, ये आपको निकल गया 100 इंटू 10⁻⁻7। तो 100 इंटू 10⁻⁻7 इंटू क्या होगा इंटू 10/6, इंटू 10/6। अब देखो रिजल्ट कितना आ जाएगा, सॉल्व कर दें इसको तो 1/6 भी कर सकते हैं या 10/6 रहने देते हैं। तो ये आपका हो गया 10/6 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻5, तो ये आपका हो गया 10⁻⁻5 न्यूटन। और अगर 6 से इसको डिवाइड करें तो ये आपका होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। अगर नेचर का बात करता है तो नेचर कैसा मिला आपको, एट्रैक्टिव। अगर यहाँ पर मान लो कि हमको डिवाइड करने के बाद जैसे आप वहाँ पर F2 माइनस F1 ले लिए, तो F2 माइनस F1 लेंगे तो क्या देगा, निगेटिव रिजल्ट देगा। ये यहाँ पर आपको माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि आपने जिसको बड़ा माना वो बड़ा नहीं है, बड़ा आपके अपोजिट वाला है। तो नेचर फाइनली नेचर किधर मिला आपको, एट्रैक्टिव। क्लियर निश्चित। तो ये इसका एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है इस टाइप का। क्लियर। वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसके पहले वाला है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो इसके पहले वाला है। क्लियर। तो चलो यहाँ तक राइट कीजिए और फिर नेक्स्ट। तो ये था आपका आज के क्लास का अमीटर और वोल्टमीटर। इसके पहले शंट पढ़े थे और आज हमने फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर पर न्यूमेरिकल शुरू किए। और भी आगे जो जो टॉपिक्स हम पढ़े हैं उस टॉपिक्स पर सारे पर हम आपको क्वेश्चन बताते जाएंगे। ओके, सोलेनॉइड पर भी बताएंगे, टोरॉइड पर भी बताएंगे, और आपका फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर और टॉर्क वगैरह सारे जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कल के क्लास में। तो चलिए फिर कल के क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।